हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं भारतीय काव्यशास्त्री एवं उनके ग्रंथ। भारतीय काव्यशास्त्री जो भारतीय काव्यशास्त्र के आचार्य हैं, उनके समय को आप देखेंगे इस वीडियो में और उनके ग्रंथ को, क्योंकि आजकल का जो पैटर्न है एग्जाम में प्रश्न पूछने का भारतीय काव्यशास्त्र से, वहाँ से इनके कथन और इनके सिद्धांतों से तो प्रश्न आता ही आता है, परंतु एक या दो प्रश्न उनके ग्रंथ और उनके समय से भी आता है कि किसका क्या समय है। इससे मिलान करने के लिए प्रश्न दे दिया जाता है और उनके ग्रंथ को पूछ लिया जाता है कि किसका ये ग्रंथ है। तो हम इन दोनों चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें देखेंगे कि इनका समय क्या है और उससे रिलेटेड ग्रंथ कौन सा है। अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कि भारतीय काव्यशास्त्री कौन कौन से हैं और उनके ग्रंथ कौन से हैं और उनका समय क्या है। यहाँ आप देखेंगे कि भरत मुनि सबसे पहले जो आपके आचार्य हैं भरत मुनि हैं। भरत मुनि का जो समय है वो दूसरी शती ईसा पूर्व से दूसरी शती ईस्वी तक है और इनका जो ग्रंथ है वो नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र इनके ग्रंथ का नाम है और इनका समय जो है वो दूसरी शती ईसा पूर्व से दूसरी शती ईस्वी के बीच में है। मीन्स इतने से इतना नहीं है, इसी के बीच में इनका कभी का समय जो है वो था। इसके बाद है भामा। भामा का जो समय है वो 6ठी शताब्दी का मध्यकाल है और इनका जो ग्रंथ है वो काव्यालंकार है। भामा का समय 6ठी शती का मध्यकाल और काव्यालंकार इनका ग्रंथ है। इसके बाद है दंडी। दंडी का समय है 7वीं शती का उत्तरार्ध, यानी पूर्वार्ध जहाँ बात होगी वहाँ जब सदी जो है स्टार्ट होती है उसके मीन्स वहाँ से समझ लीजिए हाफ तक वो पूर्वार्ध आपका रहता है, उत्तरार्ध उसके बाद का रहता है। तो इसे आप याद रखिए। जैसे दंडी महाराज हैं, दंडी आचार्य हैं, तो इनका जो समय है 7वीं शती का उत्तरार्ध है। इनके दो ग्रंथ हैं, इंपॉर्टेंट है, काव्यादर्श और भामा विवरण। तो भामा इनके पहले हैं, दंडी के पहले हैं, तो इन्होंने भामा विवरण भी लिखा है और काव्यादर्श भी लिखा है। इसके बाद है वामन। वामन का है 8वीं से 9वीं शती के बीच इनका समय है और इनका जो ग्रंथ का नाम है वो है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। तो काव्यालंकार सूत्रवृत्ति इनका ग्रंथ का नाम है। इसके बाद है उद्भट। उद्भट आचार्य हैं, इनका समय जो है वो 9वीं शती का पूर्वार्ध है और काव्यालंकार सार संग्रह इनके ग्रंथ का नाम है। उद्भट का समय जो है वो 9वीं शती है और इनका जो ग्रंथ है वो काव्यालंकार सार संग्रह। तो आप देखेंगे उद्भट, रुद्रट, शंकुक और आनंदवर्धन, इनका जो समय है वो 9वीं शती के अंतर्गत ही है, लेकिन इसी में पूर्वार्ध में है उद्भट, रुद्रट और शंकुक, लेकिन मध्य भाग में है आनंदवर्धन। तो समय आप उद्भट, रुद्रट, शंकुक, आनंदवर्धन चारों लोग का 9वीं शती याद रख सकते हैं। आनंदवर्धन मध्यकाल, 9वीं शती मध्यकाल में है और उद्भट, रुद्रट, शंकुक ये तीनों लोग पहले हैं, तो इसे आप याद रखिए। तो यहाँ से आपने देखा कि वामन का क्या है 8वीं से 9वीं शती का समय है और इनका जो ग्रंथ है वो काव्यालंकार सूत्रवृत्ति है, लेकिन उद्भट का जो है वो काव्यालंकार सार संग्रह है। रुद्रट का काव्यालंकार सिर्फ है। तो यहाँ आप देखेंगे भामा का भी काव्यालंकार है और आगे चलकर काव्यालंकार रुद्रट का भी है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और दोनों का समय सिर्फ चेंज है। 6ठी शती में भामा ने लिखा है, इसके बाद 9वीं शती में रुद्रट ने लिखा है। इसके बाद आप आगे देखेंगे कि शंकुक का जो समय है वो 9वीं शती का पूर्वार्ध है और इनका जो ग्रंथ है वो भुवना अभ्युदय है। और इसके बाद नाट्य शास्त्र का टीका, जो नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा है उसका जो टीका है वो श्री शंकुक ने लिखा है 9वीं सदी में आके, यानी लगभग दूसरी शती के आसपास भरत मुनि आए हैं। इसके बाद जो है शंकुक ने इस पर टीका लिखा है।
इसके बाद है आनंदवर्धन के बाद राजशेखर। राजशेखर का समय है 9वीं से 10वीं सदी। आनंदवर्धन 9वीं सदी के मध्य भाग तक हो गए। इसके बाद राजशेखर हैं, इनका समय है 9वीं से 10वीं सदी और इनका जो ग्रंथ है वो काव्यमीमांसा है। इसके बाद आप 9वीं से 10वीं सदी में दो लोग को देखेंगे, राजशेखर और मुकुल भट्ट। ये दोनों लोग जो हैं वो 9वीं से 10वीं सदी के अंतर्गत आते हैं, राजशेखर और मुकुल भट्ट। राजशेखर का जो ग्रंथ है वो है काव्यमीमांसा और मुकुल भट्ट का जो ग्रंथ है उसका नाम है अभिधावृत्त मातृका। अभिधावृत्त मातृका। राजशेखर काव्यमीमांसा, मुकुल भट्ट अभिधावृत्त मातृका। इसमें लगभग सभी आचार्य बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए कोशिश यही किया गया है कि किसी भी आचार्य को छोड़ा ना जाए। सभी आचार्यों को भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत आने वाले सभी आचार्यों को इसमें लिया गया है, उनके समय को बताया गया, उनके जो महत्वपूर्ण उनका ग्रंथ है उसके विषय में बताया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे। इसके बाद मुकुल भट्ट के बाद आते हैं भट्ट लोलट। भट्ट लोलट का समय है 9वीं सदी का पूर्वार्ध। 9वीं सदी का पूर्वार्ध है और इन्होंने लिखा है नाट्य शास्त्र का टीका। नाट्य शास्त्र का टीका श्री शंकुक ने भी लिखा है और भट्ट लोलट ने भी लिखा है। और आप देखेंगे कि जो है ये नाट्य शास्त्र जो है वो भरत मुनि का है। तो इससे यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि भट्ट लोलट और श्री शंकुक दोनों ने 9वीं सदी के पूर्वार्ध में ही लिखा है और नाट्य शास्त्र का टीका ग्रंथ लिखा है। इसके बाद आप देखेंगे भट्ट नायक। भट्ट नायक का समय है 9वीं सदी का उत्तरार्ध से 10वीं सदी के पूर्वार्ध के बीच का इनका समय है और इनका जो ग्रंथ है वो हृदय दर्पण है। हृदय दर्पण। तो यहाँ से आपको एक चीज़ ऐसे याद रख लेना है कि जो भट्ट लोलट हैं वो नाट्य शास्त्र का टीका लिखते हैं, लेकिन जो नायक हैं, नायक के पास क्या होता है, हृदय होता है और हृदय ही उसका दर्पण होता है। तो नायक की जो व्यक्तित्व होता है वो दर्पण की भांति स्वच्छ होना चाहिए। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि भट्ट नायक का हृदय दर्पण। इसके बाद है भट्ट तौत। भट्ट तौत का क्या है, काव्य कौतुक। तौत और तुक ऐसे याद रख सकते हैं। भट्ट तौत काव्य कौतुक। इनका समय है 10वीं सदी। इसके बाद है धनंजय। इनका समय 10वीं सदी है और धनंजय ने लिखा है 10 रूपक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो जितना भी अभी तक आपने देखा किसी को भी आप छोड़ नहीं सकते, सबको आपको याद रखना। इनका समय पूछ लिया जाता है, कौन 10वीं शताब्दी के हैं, कौन 9वीं शताब्दी के हैं, 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के कौन हैं, उत्तरार्ध के कौन हैं, मध्य भाग के कौन हैं। तो ये आपको यहाँ से पता चलेगा और इसे आप यहीं से अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है कुंतक। अब यहाँ से आ जाता है 10वीं से 11वीं सदी के बीच का समय जो है वो कुंतक का समय है। इनकी जो ग्रंथ है वक्रोक्त जीवितम। वक्रोक्त जीवितम बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है वक्रोक्त जीवितम कुंतक का। और क्रोंचे के अभिव्यंजनावाद से इसकी तुलना भी की गई है। तो कुंतक का जो वक्रोक्त जीवितम है बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, 10वीं से 11वीं सदी के बीच का है। इसके बाद आप देखेंगे अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त को देखेंगे तो 10वीं से 11वीं सदी इनका समय है और इनकी जो ग्रंथ है वो है तंत्रालोक। तो इनका ग्रंथ है तंत्रालोक अभिनव गुप्त का और समय है 10वीं से 11वीं सदी। इसके बाद है भोजराज। भोजराज का समय है 11वीं सदी का पूर्वार्ध। 11वीं सदी का पूर्वार्ध भोजराज का समय है और इनके 2 ग्रंथ हैं। भोजराज के 2 ग्रंथ हैं, सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश 2 ग्रंथ हैं भोजराज के। 11वीं सदी के पूर्वार्ध के हैं भोजराज, सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। इसके बाद है महिम भट्ट। अभी तक आपने देखा भट्ट लोलट, मुकुल भट्ट और भट्ट लोलक, भट्ट नायक और भट्ट तौत, 3 लोगों को आपने देखा। अभी आप देख रहे हैं महिम भट्ट। महिम भट्ट में क्या, महिम भट्ट का जो रचना है, जो ग्रंथ है वह व्यक्ति विवेक है। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट। तो समझ लीजिए इनकी महिमा है, ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी महिमा है। तो महिमा है महिम भट्ट की किसी व्यक्ति की, उसके विवेक के आधार पर उसकी महिमा फैल रही। इसीलिए व्यक्ति विवेक महिम भट्ट।
जिस व्यक्ति में विवेक होता उसकी महिमा फैलती है, ऐसे याद रख सकते हैं। 11वीं सदी का मध्यकालीन का जो समय है। इसके बाद है क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र जो आचार्य हैं इनका समय है 11वीं सदी का उत्तरार्ध और इनका ग्रंथ है कवि कंठाभरण। क्षेमेंद्र कवि कंठाभरण बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। मीन्स आप ये समझ लीजिए भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत आने वाले किसी आचार्य का ना तो आप समय छोड़ सकते हैं ना ही उनके ग्रंथ को छोड़ सकते हैं, तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्षेमेंद्र का जो ग्रंथ है वो है कवि कंठाभरण और समय जो है वो है 11वीं सदी का उत्तरार्ध। इसके बाद आ जाते हैं मम्मट। मम्मट का समय है 11वीं सदी का उत्तरार्ध और इनका जो ग्रंथ है वो है काव्य प्रकाश। मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश और 11वीं सदी का उत्तरार्ध। इसके बाद वेद व्यास। वेद व्यास का समय है 12वीं सदी के निकट। 12वीं सदी के निकट वेद व्यास आते हैं और ये अग्नि पुराण लिखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ अग्नि पुराण है, जिसमें आप बेसिक जो काव्य शास्त्र के विषय में लिखा गया है वो आपको अग्नि पुराण में देखने को मिलेगा। वाग्भट्ट प्रथम आ जाते हैं। अभी तक आपने वाग्भट्ट को देखा, अब वाग्भट्ट प्रथम है। इनका है वाग्भट्टालंकार। 12वीं सदी के पूर्वार्ध के हैं वाग्भट्ट प्रथम। इसके बाद है हेमचंद्र। इनका भी बहुत फेमस ग्रंथ है और आप सभी को लगभग नाम पता होगा। हेमचंद्र का 12वीं सदी में है, ये काव्यानुशासन ग्रंथ है इनका। इसके बाद रामचंद्र गुणचंद्र, ये भी 12वीं सदी के पूर्वार्ध के हैं। इनका जो ग्रंथ है वो नाट्य दर्पण है। और हृदय दर्पण किसका था? हृदय दर्पण आप कमेंट करके बताइए। अभी अभी हमने बताया था कि नायक के पास क्या होता है, हृदय दर्पण। तो इस प्रकार से आप जो है बता सकते हैं। तो रुय्यक का है, रुय्यक जो आचार्य हैं उनका 12वीं सदी का मध्यकाल समय है और इनका ग्रंथ है अलंकार सर्वस्व और साहित्य मीमांसा। अलंकार सर्वस्व और साहित्य मीमांसा। इसके बाद है अमरचंद्र। अमरचंद्र का समय है 12वीं सदी का मध्यकाल। 12वीं सदी का मध्यकाल और इनका ग्रंथ है काव्य कल्पलता। काव्य कल्पलता। इसके बाद है शोभकार मित्र। शोभकार मित्र का समय है 12वीं सदी और ये है अलंकार रत्नाकर। शोभकार मित्र का है अलंकार रत्नाकर ग्रंथ 12वीं सदी के भी हैं। अब शारदा तनय से 13वीं सदी स्टार्ट हो जाती है। शारदा तनय का समय 13वीं सदी है। इनका ग्रंथ है भाव प्रकाशन। शारदा तनय 13वीं सदी, भाव प्रकाशन। इसके बाद हैं 13वीं सदी के जयदेव। जयदेव 13वीं सदी के मध्यकाल के हैं और इनका ग्रंथ है चंद्रालोक। चंद्रालोक। विद्याधर। विद्याधर का समय जो है वो 13वीं सदी का उत्तरार्ध है। 14वीं सदी का पूर्वार्ध और एकावली। इनका जो ग्रंथ है एकावली है। विद्याधर के ग्रंथ जो है एकावली है और इनका जो समय है वो 13वीं सदी का उत्तरार्ध और 14वीं सदी का पूर्वार्ध के मध्य है। विद्यानाथ। विद्याधर के बाद विद्याधर का एकावली और विद्यानाथ का है प्रताप रुद्र यशोभूषण। विद्यानाथ प्रताप रुद्र यशोभूषण। समय है 14वीं सदी। विद्याधर पहले हैं, विद्यानाथ बाद में। इसके बाद है भानुदत्त मिश्र। भानुदत्त मिश्र। भानुदत्त मिश्र का समय है 13वीं से 14वीं सदी। 13वीं से 14वीं सदी के मध्य है भानुदत्त मिश्र का समय। इनका ग्रंथ है रस मंजरी रस तरंगड़ी। तो भानुदत्त मिश्र को आप याद रख सकते हैं रस मंजरी रस तरंगड़ी से। इसके बाद है विश्वनाथ। विश्वनाथ भी इम्पोर्टेंट है। 14वीं सदी का ग्रंथ इनका साहित्य दर्पण है। तो अभी तक आपने क्या क्या देखा? साहित्य दर्पण। कि इसके पहले कौन कौन सा दर्पण देखा उसे भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। विश्वेश्वर कविचंद्र। इनका समय है 14वीं सदी। विश्वेश्वर कविचंद्र इनका समय है 14वीं सदी और जो इनका ग्रंथ है चमत्कार चंद्रिका। चमत्कार चंद्रिका। आगे हैं रूप गोस्वामी। इनका समय है 16वीं सदी का पूर्वार्ध। 16वीं सदी का पूर्वार्ध और इनका ग्रंथ है उज्ज्वल नीलमणि भक्ति रसामृत सिंधु। उज्ज्वल नीलमणि एक ग्रंथ है, दूसरा है भक्ति रसामृत सिंधु। रूप गोस्वामी 16वीं सदी के पूर्वार्ध के हैं। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखिए क्योंकि जिन्हें पूछा जा चुका है, जिन आचार्यों के विषय में पूछा जा चुका है, क्या पता है कि आगे इसके बाद इन्हीं लोग का नंबर हो, रूप गोस्वामी को ही पूछ लिया जाए। इसीलिए सभी को ध्यान में रखते चलिए। इसके बाद है शेखर केशव मिश्र। इनका समय है 16वीं सदी। 16वीं सदी। इनका ग्रंथ है अलंकार शेखर। शेखर नाम से ही शेखर केशव मिश्र
और ग्रंथ का नाम है अलंकार शेखर। समय है 16वीं शती। रूप गोस्वामी 16वीं शती, शेखर केशव मिश्र 16वीं शती। इसके बाद कवि कर्णपुर, इनका समय है 16वीं से 17वीं शती के मध्य। और अलंकार कौस्तुभ इनकी रचना है, ग्रंथ है किसका, कवि कर्णपुर का। अप्पय दीक्षित का है वृत्तवार्तिक ग्रंथ, इनका भी समय 16वीं से 17वीं शती। पंडित राज जगन्नाथ का समय है 17वीं शती का मध्यकाल। और इनका जो ग्रंथ है वो है रस गंगाधर। तो रस गंगाधर इनका जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ का ग्रंथ है रस गंगाधर। और 17वीं शती का मध्यकाल इनका समय है। अकबर शाह, इनका समय है 17वीं शती। श्रृंगार मंजरी विश्वेश्वर पंडित 18वीं शती। अलंकार कौस्तुभ विश्वेश्वर पंडित अलंकार कौस्तुभ। तो इस प्रकार से जो भी आपने देखा अभी तक, ये आपके सभी काव्यशास्त्री, भारतीय काव्यशास्त्र ग्रंथ के प्रमुख आचार्य थे और उनका समय, और इसके अलावा उनके जो मुख्य ग्रंथ थे। अभी आप देखेंगे कि किस मीन्स जो संप्रदाय हैं, रस संप्रदाय, अलंकार, रीति, ध्वनि, इसके प्रवर्तक कौन हैं और इससे संबंधित आचार्य कौन हैं। इसके बाद अगली स्लाइड में आप देखेंगे विरोधी आचार्य कौन से हैं, इन संप्रदायों के विरोधी आचार्य कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे रस संप्रदाय जो है, रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो भरत मुनि हैं। और इनसे संबंधित जो आचार्य हैं वो भट्ट लोलट हैं, शंकुक हैं, भट्ट नायक हैं, रामचंद्र गुड़चंद्र हैं, शारदा तनय हैं, विश्वनाथ हैं। तो रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो भरत मुनि हैं। और संबंधित जो इससे आचार्य हैं भट्ट लोलट, शंकुक, भट्ट नायक, रामचंद्र गुड़चंद्र, शारदा तनय और विश्वनाथ। इसके बाद हैं अलंकार संप्रदाय का जो प्रवर्तक हैं वो हैं भामा आचार्य। इनसे संबंधित मीन्स अलंकार से संबंधित जो आचार्य हैं वो हैं दंडी, उद्भट, रुद्रट। दंडी, उद्भट, रुद्रट, इन तीनों का समय भी एक ही है, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद है रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो वामन हैं। वामन आचार्य रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन हैं। आनंदवर्धन और इससे संबंधित जो आचार्य हैं जो इसको फॉलो करते हैं, जो इसको पूरी तरीके से ध्वनि को संप्रदाय के रूप में मान्यता देते हैं, वो अभिनव गुप्त हैं, मम्मट हैं, रुय्यक हैं, विद्याधर हैं, जगन्नाथ हैं। तो अभिनव गुप्त, मम्मट, रुय्यक, विद्याधर, जगन्नाथ, ये इन्होंने ध्वनि संप्रदाय को मान्यता दी है। आनंदवर्धन इसके प्रवर्तक हैं। वक्रोक्ति के कुंतक प्रवर्तक हैं और चित्त संप्रदाय के क्षेमेंद्र। इस प्रकार से आपने देखा कि जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन है, उससे संबंधित आचार्य कौन है। अगली स्लाइड में आप देखेंगे कि विरोधी आचार्य कौन कौन से हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कौन कौन से आचार्य उसे फॉलो कर रहे हैं, सहमति अपनी दे रहे हैं। अब विरोधी आचार्यों के विषय में भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्वनि विरोधी आचार्य। ध्वनि विरोधी आचार्य के बारे में देखेंगे तो यहाँ है प्रतिहारेंदुराज, कुंतक, भट्ट नायक, धनंजय, महिम भट्ट। प्रतिहारेंदुराज, कुंतक, भट्ट नायक, धनंजय, महिम भट्ट, ये लोग ध्वनि विरोधी हैं। वहीं अलंकार विरोधी कौन कौन है, तो आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ। तो आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ, ये लोग अलंकार विरोधी हैं। इसके बाद है रीति विरोधी आचार्य। रीति विरोधी आचार्य कौन है, कुंतक हैं। कुंतक क्योंकि अपना सिद्धांत वक्रोक्ति इसके सापेक्ष लेकर आए थे, तो रीति सिद्धांत के विरोधी आचार्य हैं कुंतक। तो इस प्रकार से आपका जो काव्य शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ हैं और काव्य शास्त्री आचार्यों के समय जो है आपको इस वीडियो में देखने को मिला। और उससे संबंधित जो संप्रदाय हैं, आचार्यों से संबंधित जो संप्रदाय हैं और उस संप्रदाय को मानने वाले आचार्य और विरोधी आचार्यों के विषय में भी आपने इसी वीडियो में देख लिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।